हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है प्रबल मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आप सीख कह सकते हो अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप कई बार यूनिट डिजिट से, कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे। इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं एग्ज़ाम में, ये सब आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो इसके ऑलरेडी पहले से हमने 3 टेस्ट लगाए हुए हैं। आज ये इस सीरीज़ का 4th लाइव टेस्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जो 3 टेस्ट हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। स्टार्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। और सबसे पहले भाई कि भाई जैसे ही मेरा ये नकली सा मार्कर आएगा ये स्क्रीन पॉज हो जाएगी। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मेरा मार्कर काम करता है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से आपको ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा होगा, बट ये बैक एंड में टाइम चल रहा है। ये रुका हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाऊंगा ये टाइम वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले आप इसको इंग्लिश में देख सकते हो, उसके बाद हिंदी में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ के पति का भाई है। तो मैं कौन हूँ? मोहन। मेरी माँ का पति मतलब मेरे पिताजी का भाई, तो मेरे पिताजी का कोई भाई है ना। तो इस व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि मेरी माँ के पति का भाई है। तो व्यक्ति जो है मोहन से किस प्रकार संबंधित हुआ? मेरे पिताजी का भाई जो है या तो मेरा ताऊ या फिर चाचा लगेगा, है ना। तो चाचा लगेंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें आप, फिर हम हिंदी में देखते हैं इसको। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि इतना डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं होता। आर्टिकल नंबर 338 है ना। ये आर्टिकल नंबर 338 जो था वो किसकी बात करता था? एनसीएससी की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद अलग से 338 बनाया गया 2004 में, है ना। एक एक्ट आया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 89th अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो कि आया 2003 में था लेकिन 2004 में वो लागू हुआ। तो 2004 में एक अलग से एनसीएसटी बना दिया गया कि भाई एसटीज़ के लिए अलग से कमीशन हो, जो कि बाद में ओबीसी के लिए भी एक बना दिया गया था जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था। ठीक है। तो वो 338 बी जो है वो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है जी। तो चलिए ये तो 2004 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लें इसको, अब हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथि। अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है। इसको बाद में देखें क्या? बाद में देखते हैं ना। चलिए क्या बोल रहा है इसमें, इंग्लिश में देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को, फिर हम हिंदी में देखते हैं इसको। बोल क्या रहे हैं? 2021 में राज्य बी में नियुक्त व्याख्य व्याख्याताओं में 35% पुरुष थे। उस राज्य में उस वर्ष राज्य बी में कितने महिला व्याख्याता थे? तो भाई ये हैं, हंड्रेड्स में इनकी वैल्यू दे रखी है। लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट हुई है इन इन स्टेट्स में। इसने बोला 2021 में राज्य बी में, तो 2021 राज्य बी क्या है? ये वाला। तो इसकी बात चल रही है, इसमें 35% जो है पुरुष है। तो महिलाएं कितनी होंगी? जब 35% पुरुष हैं तो 65% महिलाएं होंगी। तो 58 का 65%, अब ये 100 में वैल्यूज, ये 100 में है तो 58 100 का 65%, यही तो पूछ रहा है ना। महिला व्याख्याता कितनी है? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 65 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 और 4 29, इंटू 6 अट्ठे 48, 4 6 पंजे 30 और 4 34,
0 9 8 17, 4 2 6 और 1 7 और 3770, 3770 है क्या? क्या कर दिया हमने, गलती कहाँ कर दी? बी में कितने महिला व्याख्याता थे? मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई क्या? 2021, अरे यार हमने 2022 का ले लिया, 2020 का ले लिया, 2021 की बात चल रही है ना, ये टाइम खराब होता है। 5500 का 65% निकालना है, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब 65 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो 5 पंजे 25, 2 5 6 30 और 2 32। सेम 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिपीट करके लिख देंगे। तो 5 7 5 3, तो 3 5 7 5, 3 5 7 5 है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित प्रणाली का नाम बताइए। करंट अफेयर का है यार, मैं करंट अफेयर के बारे में अभी बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया जाता है? रेस्टोरेंट द्वारा खरीदी गई शर्करा, परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर उपगत किया गया व्यय। इसमें देखें कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एन एम्प्लॉय, आई थिंक ये होना चाहिए ना, जो उसमें एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, आई थिंक ये इंक्लूड किया जाता है ना। बाकी अभी मैंने नेशनल इनकम वगैरह रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रखा। खैर देखते हैं, इंग्लिश में देख लो सवाल को, हिंदी में देखें। कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? देखो आपको चलते चलते ना एक जो मैंने खुद से ट्रिक बना के याद किया हुआ है। जो एक होता है खरीफ, है ना, एक होता है रबी, ठीक है। तो खरीफ जो है शरीफ, खरीफ, खरीफ को शरीफ से याद किया है। मानसून शरीफ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चकबा, मानसून में चावल होता है ना, आपको चावल याद होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना उसमें। तो चकबा, मूंग, ज्वार, ठीक है। ममूंग भी लिख सकते हो तुम, ममूंग, ज्वार, ठीक है। च से चावल, क से कपास, ब से बाजरा, म से मूंगफली, और कहाँ गया, म से मक्का भी है, मूंगफली भी है, और ज से ज्वार भी है, ठीक है। रबी फसल के लिए क्या था, गैस चना जो, गैस चना जो, ये मैंने अपने लिए ऐसे ही याद कर रखा है बना के, ठीक है। तो आपको हेल्प होता है तो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो गैस चना जो, गेहूँ, सरसों, चना और जौ, तो जौ ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ये क्या है, रबी की फसल है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख सकते हो, हिंदी में इसको अब देखते हैं, ठीक है। अपने स्कूल से निकलने के बाद कैटरीना दक्षिण दिशा में एक आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चली। स्कूल से निकली भाई, ये इसका स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। यहाँ से निकल के 40 मीटर तक चल रही है दक्षिण दिशा में, तो यहाँ तक 40 मीटर तक चल रही है और कहाँ पहुँच जा रही है, आइसक्रीम पार्लर। तो इसको हम आइसक्रीम पार्लर आईपी लिखेंगे, आईपी पार्क वाला नहीं है ये आईपी मतलब आइसक्रीम पार्लर। तो 40 मीटर चली, वहाँ से वह बाएं मुड़ी, तो दायां राइट होता है, बायां लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट मुड़ के बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए 15 मीटर चलेगी और यहाँ पे बस स्टॉप तक पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ी और सेंट्रल पार्क तक पहुँचने के लिए 30 मीटर चली। बाएं मतलब लेफ्ट फिर से मुड़ी और 30 मीटर। अब ये ध्यान रखना, देखो यहाँ तक ये 40 मीटर है, तो इससे थोड़ा कम है ना 30 मीटर के लिए, तो ये 30 मीटर चली, ठीक है। और अब ये कहाँ पहुँच गई, उसके बाद सेंट्रल पार्क, ये सेंट्रल पार्क पहुंच गई, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर और सेंट्रल पार्क के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है आपको। तो आइसक्रीम पार्लर ये है, सेंट्रल पार्क ये है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। तो आप कैसे बता सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें। ये 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये कर्ण होता है, तो इसका स्क्वायर, ये x मान लूँ, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी 30 का वर्ग 900, 15 का वर्ग 225, ठीक है। कलर बदल दें क्या, बिल्कुल कलर बदल दिया, 5 2 और 11। ये किसका स्क्वायर है भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको तोड़ के देखें एक बार। तो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने बार में कटेगा, 5 से काट रहा हूँ तो इंटू 5 दूनी 10, इधर क्या 5 दूनी 10, इधर क्या 5 पंजे 25। तो भाई 225 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। तो 15 बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया 5। लेकिन ये पूछ रहा है पूरी परफेक्ट इसकी दूरी, न्यूनतम लगभग दूरी पूछ रहा है।
तो रूट 5 की कोई लगभग वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो रूट 5 किसके अप्रोक्स हो सकता है? रूट 5 किसके अप्रोक्स हो सकता है? अगर मैं 2.3 की करता हूँ तो 529 हो जाएगा। अगर मैं 2.2 इंटू 2.2 करता हूँ तो ये 484 होता है ना। 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो 2.2 का स्क्वायर 4.84 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो 5 है रूट के अंदर, इसको मैं 2.2 अप्रोक्स लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब मैं 2.2 की 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 और 30 और 3 33। तो ये 33 के समथिंग आएगा, और 33 के समथिंग एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना था इसमें बिल्कुल भी। इंग्लिश, अब हिंदी। चलिए, किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप, ये बहुत बार पूछा जाता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है साहित्य की फील्ड में। ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसको सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन है? रस्किन बॉन्ड, इनको दिया गया। ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलो इंग्लिश में देखो, अब हिंदी में आ जाओ। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा देखना है। देखो, एल से के पे जा रहा हूँ तो -1 कर रहा है। तो मैं -1 करता हूँ ना अल्फ़ाबेट्स में तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं फिर प्लस करके चलता हूँ। देखो यहाँ से आई से चलूंगा तो आई से जे, जे से के से एल। ठीक है। तो आई जे के एल हो रहा है, तो यहाँ पे -1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? एच होगा यहाँ पे, तभी तो एच आई होगा। तो फर्स्ट पे एच आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है। अब सेकंड में देखो, ए और वाई माइनस हो रहा है ना। फिर मैं यहाँ से चेक करूँगा, अब यू वी डब्ल्यू +2, डब्ल्यू एक्स वाई +2, वाई जेड ए +2। यानी कि यू जो है ना, यू +2 करने पे आना चाहिए। तो +2 करूँगा तो कैसे आ सकता है? STU। तो यहाँ पे एस होना चाहिए। जब यहाँ पे एस होगा तभी तो यहाँ पे +2 करने पे यू आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो आगे चेक ही मत करो। ठीक है। चलिए इंग्लिश, अब हिंदी में देखें इसको। किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? जो पानी में भी रहे और मतलब जल में भी रहे, थल में भी रहे। ठीक है, पानी में भी और जमीन पर दोनों में रहते हैं, वो होते हैं आपके ब्रायोफाइटा। ठीक है। चलिए इंग्लिश में देख लें इसको, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है। बोला गया क्वेश्चन में 7 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को दर्शाया गया है। इन मिठाइयों में इतने इतने प्रतिशत चीनी है, ये इसने बताया है। ठीक है, जो कि मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, तो S4 में उपयोग की गई चीनी की मात्रा बतानी है। अगर S4 में 18% चीनी है अपने वजन का, वजन इसका 150 है ना, तो इसका 18% निकालना है, सिंपल। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 नीम 18 और 9 तिया 27। तो ऑप्शन नंबर 27 कौन से ऑप्शन नंबर में भाई? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देख लें इसको, अब हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति बिंदु Z से चलना शुरू करता है, तो भाई Z से इसने चलना शुरू किया और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो दक्षिण नीचे होता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, नीचे साउथ होता है, सीधे हाथ पे ईस्ट होता है, उल्टे हाथ पे वेस्ट होता है और ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है। चलिए, तो 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 7 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा राइट साइड पे, तो यहाँ पे मुड़ा और ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ा, फिर राइट साइड पे मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखो ये 7 किलोमीटर है यहाँ तक, तो यानी इससे आधा चलेगा लगभग। तो ये 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़ा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये 5 किलोमीटर का भी इससे आगे बढ़ा भगा दो। 5 से कम चल रहा है, यानी 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़ता है और एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक 4 चलेगा। देखो 3 ऑलरेडी यहाँ पे चला हुआ है, तो यहाँ से 4 मतलब इसके सामने आ जाएगा, नहीं इसके सामने आ गया। ये 4 किलोमीटर इसने चल दिया, ये अब एक्स पे पहुंच गया। जेड तक पहुंचने के लिए अब उसको कितनी दूरी, कितनी और किस दिशा में चलने की आवश्यकता है? देखो यहाँ से सीधा है इसका रास्ता ये, क्योंकि ये 4 है और ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो ये दोनों डिस्टेंस 7 7 के बराबर हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये तो 1 है, ये ओवरऑल 4 है, 5 है, तो ये वाला 4 हो गया डिस्टेंस। तो इसको ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर ईस्ट मतलब पूर्व की ओर इसको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं। एक ट्रायंगल में 3A + 2B बराबर इतना है, इतना 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 है, तो B का मान बताना है।
बी इन दोनों में कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ 3a प्लस 2b बराबर 275 है, ठीक है, और 2b प्लस 3c बराबर 325 है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी तो आपको पता है कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इनको सम कर दूं, इनको जोड़ दूं, है ना, प्लस कर दूं, तो क्या होगा, ये देखो 3a प्लस 4b, देखो 3a प्लस 4b प्लस 3c बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, ये जोड़ दो इसको तो 5 5 10, 7 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 600 आ गया, इसकी वैल्यू 600 आ गई। तो अगर अब मैं किसी तरीके से इनमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने की कोशिश करूं, तो 3a, अगर यहाँ पे 3b होता तो काम चल जाता, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना, कलर बदल देता हूँ, तो इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3b प्लस 1b, ऐसे लिख सकता हूँ ना 4b को, तो ये 3a 3b और 3c हो जाएगा, है ना, एक भी अलग से लिख सकता हूँ, तो मैं 3a 3b 3c में से 3 को कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3a प्लस b प्लस सी प्लस यहाँ पे एक भी बचा हुआ है, अब बराबर 600, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा मैं, कितनी है, 180 है, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दूँ 180, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 54, तो 540 हो गया, और ये 540 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 540, और यहाँ कितना बचा, b की वैल्यू आ गई 60, यहाँ खाली b बचा था ना, तो b की वैल्यू 60 आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बेसिक से हो गया ये क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखते हैं। 5 बॉक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, बी तथा सी के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। अब ये नहीं पता कि बी ऊपर है या सी ऊपर है, ठीक है, तो आगे चलते परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। ए बी के ठीक ऊपर रखा जाता है, ये सही है, तो अगर बी ऐसे है तो ए इसके जस्ट ऊपर रखा गया, बिल्कुल सही। सी ई के ठीक नीचे रखा जाता है, ठीक नीचे रखा जाता है, अब पता नहीं सी और ई का क्या कनेक्शन है, बट ई जो है वो शीर्ष पर नहीं है, ठीक है। मध्य में कौन सा बॉक्स है, अब दोबारा से पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ हमने मिस की, बी और सी के बीच में 2 बक्से हैं, तो अब बैठाने की कोशिश करते हैं, अगर बी यहाँ पे है, 2 बनानी पड़ेंगे हमको यहाँ पे फिगर्स, ठीक है, डायग्राम 2 बनाने पड़ेंगे। बी एक बार अगर ऊपर है, बी और सी के बीच में 2 यहाँ पे ऐसे हो गए, और एक बार ये बी और सी के बीच में यहाँ पे हो गए, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला इसने, सी जो है वो ई के ठीक नीचे रखा गया है, ई के ठीक नीचे सी रखा गया, तो यहाँ पे ई रखा होगा, इसके ठीक नीचे सी है, और यहाँ पे ई रखा होगा और ई के ठीक नीचे सी है, लेकिन इसने यहाँ पे काम खराब कर दिया ना, ई जो है वो शीर्ष पर नहीं है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से तो ई शीर्ष पे आ रहा है ना, सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये डायग्राम गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। पूछा इसने मिड में कौन सा है, तो बीच में कौन सा ये बताना है, जो नहीं बैठा वही होगा ना, तो कौन सा नहीं बैठा, ए बी सी बैठ गया, डी डी नहीं बैठा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लें आप इसको, हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं बाएं से दाएं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या है, ऐसे साइन देखने जिनके ठीक पहले भी और ठीक बाद में भी एक एक संख्या है, तो साइन देखते हुए चलें, इनके ठीक, ये साइन है, इसके ठीक पहले और बाद में संख्या है, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, 4, ये 5, है ना, और तो कोई साइन नहीं दिख रहा ना जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या हो, 1 2 3 4 और एक, ये 5, 5 ही ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले देखें, अब हिंदी में देखते हैं। एक वस्तु को इतने में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को इतने में बेचने पर हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताना है। इतने पर बेचा गया, इतने पे बेचा तो कुछ लाभ हुआ, जो कि इतने पर बेचने पर जो हानि हुई उसके बराबर है। देखो इन इस तरह के क्वेश्चन सुना, कई बार क्या बोलेगा कि इस पर इतने में बेचा तो जो लाभ हुआ वो इतने पर बेचने पे जो हानि हुई उसका 2 गुना है, 3 गुना है, या इससे इतना ज़्यादा है, ये सब। तो आप सीधा ये देखो कि बीच में होता है कॉस्ट प्राइस, इधर है ये क्या, माइनस मतलब लॉस, इधर क्या है प्लस मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब इसने बोला कि प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1754 में बेचने पे, ठीक है।
1492 में बेचने पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, और इसने ये कहा है कि जो लाभ है और जो हानि है वो बराबर है। तो यहाँ की जो हानि है ना, ये अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो ये वाला जो लाभ है ना, ये भी एक्स होगा, और दोनों बराबर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। तो अगर मैं 1754 में से, अगर मैं 1754 में से 1492 को घटा दूं, कलर बदल के, 1754 में से 1492 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 2, 9 और 6 15, 6 में 4 गया 2, 262 बचा। यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 262। और अगर वैल्यू इसमें ट्रेवल करूंगा तो कितना, एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये बराबर 2x के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2x भी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 262 भी है ना। तो 2x की वैल्यू अगर ये है तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 131 है ना। x की वैल्यू 131 आ गई, बिल्कुल ठीक है। पूछा गया इसने क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य तक जाने के लिए या तो मैं इसमें प्लस एक्स कर दूं या फिर इसमें इधर जाने के लिए माइनस एक्स कर दूं, तो कुछ भी कर दो, इसमें कर देता हूँ मैं प्लस एक्स। ठीक है, तो 1492 में 131 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 9 3 12, 4 5 और 1 6, 1623। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यही आएगा ना। वैसे भी यूनिट डिजिट तो 3 एक में ही है और किसी में यूनिट डिजिट 3 है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से आप अच्छे से देखें और समझें। बाकी हो सकता है कई बार हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के सिली मिस्टेक कर दें और क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत आ जाए। ठीक है, मैथ रीजनिंग में तो चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत कम है, बाकी हो जाता है कई बार, है ना। तो उसको बाद में देख लेंगे, है ना। चलिए, जब आंसर की वगैरह इसकी देखेंगे ना तब देख लेंगे। तो एच से यहाँ पे पहले से देखो, इसकी अप्रोच आपको पता है क्या है, पहले से पहले का कनेक्शन फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन। तो पहले से पहले का मैंने देखा तो HI+1, EFG+2, RS+1, OPQ+2। ठीक है, तो पहले +1 फिर +2 फिर +1+2। ठीक है, +2 ई में ओ में हो रहा है, तो कहीं ये वॉवल में तो +2 नहीं कर रहा, देखें एक बार। LM+1, OPQ+2, VW+1, EFG+2। अब यहाँ पे भी वॉवल में ही +2 हो रहा है और एक छोड़ के एक भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पे भाई देखें क्या हो रहा है, RSOPQ, ABDEF। तो आई थिंक SQBF, अगर एक छोड़ के अगर लॉजिक लगाते हैं तो यही होना चाहिए। तो SQBF ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखते हैं। देश एक्स में अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, मतलब लग्जरी वस्तु है ये, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छे स्वास्थ्य को। ठीक है, लग्जरी वही तो होती है गुड, लग्जरी गुड वो होती है जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देश एक्स में अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है जहाँ क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में भूख कुपोषण और अस्वच्छता के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक है। ठीक है जी। इस कथन से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस कथन के आधार पर देश एक्स के लोग जीवन में बहुत सी विलासिता का खर्च नहीं उठा सकते। एक्स के लोग जीवन में बहुत सी विलासिता का खर्च नहीं उठा सकते। आई थिंक ये सही होना चाहिए ना, क्योंकि ये एक विलासिता है और अगर इसका सभी लोग खर्च उठा सकते हैं तो इनकी मृत्यु क्यों होती। तो आई थिंक नहीं उठा सकते, तो फर्स्ट वाला तो ठीक होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है, अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि प्रकृति का उपहार है, ये तो कह रहे हैं विलासिता है, जिसके पास पैसा है उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला सही होना चाहिए, दूसरा गलत होना चाहिए। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं तो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलता हूँ, गलत होने के चांसेस इन क्वेश्चंस में रहते हैं। कई बार एग्जामिनर अलग मान लेता है और हम अलग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसने बोला कौन सा मिलान सही है। तो दीवाने मुस्खराज, तो दीवाने मुस्खराज भाई ये था अपना अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में था ना ये। तो ये सारे आपने याद किया होगा ना, इसकी जो एक टेबल सी होती है याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। और दीवाने कोही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दीवाने कोही था अपना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था शायद। ठीक है, तो ये भी गलत है, सही बताना ना। दीवाने अर्ज था भाई आपका बलबन के समय में, ये भी गलत है। दीवाने बंदगानी फिरोज शाह तुगलक, ये वाला ठीक है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखें एक बार इसको, अब हिंदी में देखते हैं। 6 लोग JKLMNO सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, उत्तर दिशा में सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठे हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको ना तो पंक्ति बनानी, ना ही डायरेक्शन को डिनोट करना, सीधा बिठा देना, बस उत्तर की तरफ ही मुंह रखना है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बोले। ON के
ओ और एन पंक्ति में अंतिम छोरों पर हैं, बिल्कुल। अब ये नहीं पता ओ दाईं तरफ है या एन दाईं तरफ है, ठीक है, तो अभी ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके साथ शुरू नहीं करेंगे। के दाईं ओर, के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ये सही है। अगर मैं यहाँ के को बिठाता हूँ तो इसके दाईं ओर 1 2 3 केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और टोटल कितने लोग हैं, 6। तो इधर 2 व्यक्ति होंगे केवल, है ना, 6 लोग हैं ना, तो इसके दाईं ओर केवल 3 है तो बाईं ओर 2 होंगे, बिल्कुल ठीक है। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो अगर जे यहाँ बैठा होगा तभी तो उसके लेफ्ट में 3 व्यक्ति होंगे ना, बिल्कुल ठीक। ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जो ओ है के बाईं मतलब लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, तो ओ और एन जो थे वो अंतिम छोरों पर थे, लास्ट में थे, तो ओ यहाँ पे बैठ गया तो एन यहाँ पे बैठेगा, इस वाले लास्ट वाले पे बैठेगा, इस वाले एंड पे बैठेगा, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, एम जे और एन के बीच में बैठा है, एम जो है वो जे और एन के बीच में बैठा है, एम, ठीक है। ओ और के बीच में कौन बैठा है, जो नहीं बैठा। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि इस वाले क्वेश्चन में ना 90 80 90% केसेस में वो होता है, जो नहीं बिठाया होता ना इसने, वही आंसर होता है। कई बार इस 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है। हालांकि आपको अगर तुक्का लगाना हो ना 1 2 सेकंड में, कभी क्वेश्चन कभी टाइम नहीं बच रहा, तब आप इस तरीके से खेल सकते हो, वरना तो गलत भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो इसमें मोस्टली वही पूछता है जो नहीं बैठता। आप खुद देखना, आपने कई बार चेक किया होगा इस चीज़ को। इसने पूछा और के बीच में कौन बैठा है, जो नहीं बैठा अभी तक वो यहाँ पे बैठेगा। तो कौन बैठ गया, एम बैठ गया, एल बैठा, एल नहीं बैठा, जे बैठ गया, एन बैठ गया, तो एल जो है वो यहाँ पे बैठेगा, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण। भाई मिरर इमेज बतानी है इसमें। मिरर इमेज में मैंने आपको बोला ऑप्शन से आप चलेंगे। सबसे पहले बस यहाँ से चेक करो, वाई से शुरुआत होगी, देखो यहाँ पे एम है, यहाँ वाई है, तो वाई से शुरुआत होगी तो ये खत्म। मिरर के सामने वही चीज़ तो बनेगी जो इसके सामने है, तो वाई से शुरुआत होगी, 2 ऑप्शन खत्म कर दिए। अब बिल्कुल आपको एक एक को चेक नहीं करना, बस ये देखना है जो डिफरेंट है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, बिल्कुल सही। यहाँ आई आई, एल एल, ए पी पी, यहाँ छोटा आई, यहाँ बड़ा आई, या फिर एल जो भी है। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि पी जो है, पी के साथ में क्या है, तो पी के साथ में भाई छोटा आई है, तो ये खत्म हो गया। ये गलत हो गया ना, बिल्कुल सही। जब पी के साथ सी और पी के बीच में छोटा आई है और यहाँ पे एल दे रखा है, यहाँ पे छोटा आई होना चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब आगे आपको चेक ही नहीं करना, एलिमिनेशन से इन क्वेश्चंस को करना है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब खत्म बस, ऑप्शन तक आंसर तक आप पहुंच गए। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की अवधि के दौरान कर की दरें कैसी होनी चाहिए। ये तो आपने बेसिक अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो इन्फ्लेशन के समय पे क्या होता है, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं, जब भी तो महंगाई बढ़ रही है, तो इस समय पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बढ़ा दिया जाता है कि अब लोगों के हाथ में पैसा ना जा सके, है ना। कोई लोन ले रहा है तो वो बहुत महंगा लोन कर दिया, जिससे कि लोग आसानी से लोन ना ले सकें। अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो वो खर्च नहीं करेंगे ना, ऐसा इकोनॉमिक्स कहती है, ठीक है। तो इसीलिए कर की दर को बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन के समय में। और जब डिफ्लेशन होता है कि भाई लोग खर्च ही नहीं कर रहे, मंदी का समय, तो उस समय पे इनको घटा देते हैं कि भाई अब सब लोग पैसा लो, चाहे उधार लो, कैसे भी लो, और खर्च करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में इंग्लिश में देखें इसको और हिंदी में देखते हैं। थाइरोक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है। थाइरोक्सिन के निर्माण अ, जो होता है थायराइड ग्रंथि में, हम्म, ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है ना। थाइरोक्सिन के निर्माण हेतु कौन सा थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है। कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन, आई थिंक आयोडीन होता है, आई थिंक, है ना। 90% तो मैं श्योर ही हूँ भाई, आयोडीन ही होता है या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो शायद बच्चे को भी पता होता है ना, 9th 10th क्लास में जो पढ़ते हैं हम एनसीईआरटीज में, एमसीक्यूज भी आते थे क्लास में। तो जड़त्व का जो नियम होता है वो होता है न्यूटन की गति का पहला पहला ही होता है ना, या दूसरा नहीं, पहले ही होता है आई थिंक। ज़्यादा आवाज़ ही कर दी मैंने मैं ही भूल गया। चलिए इंग्लिश में देखें इसको, हिंदी में देखें। किया गया कार्य डैश हो सकता है, कार्य शून्य हो सकता है, बिल्कुल धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल। इस कार्य को लेकर, मतलब इस थीम पे क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखे हुए हैं पीवाईक्यू में। तो कार्य तीनों हो सकता है जहाँ तक मुझे याद है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, तीन हो सकता है। आई थिंक मॉक में भी आया हुआ है पिछले 1 2 में शायद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भाई करंट अफेयर जिसके बारे में, जिससे मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ इस वक्त। चलिए इसमें ये देखना है भाई, ये लॉजिक होता है कि तीनों किसी एक लॉजिक से रिलेटेड है, ये भी तीनों किसी एक लॉजिक से रिलेटेड है। वो लॉजिक देख के ये बताना है कि इन तीनों, इन चारों ऑप्शन में से
सेम लॉजिक किस ऑप्शन में फॉलो किया गया है। तो भाई देखें, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। यहाँ पे तो कुछ ऐसा मल्टीपल का सीन नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। तो क्या हो सकता है भाई इसमें? 33 में 11 जोड़ दिया, और 27 में 11 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। 22 दूनी 44, 12 दूनी 24, नहीं हो रहा। 33 में 11 जोड़ रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा में 11 ही जोड़ रहा हूँ, और इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहा हूँ 27 में, 42 तक जाने के लिए। 7 5 12, एक इधर गया, 2 3 और 1 4, 15 जोड़ रहा हूँ। आई थिंक इसको डबल करके फर्स्ट फर्स्ट वाले को डबल कराए, और सेकंड वाले को एज एज इट इज़ रहने दिया है, और प्लस करके 44 आया है ना? 11 को 22 बना दिया, 22 दूनी 44, 15 को 30 बना दिया, 30 और 12 42। तो फर्स्ट वाले को डबल कर दिया, सेकंड वाले को ऐसे ही रहने दिया, और प्लस करके ही लिख दिया। देखें, 3 दूनी 6, 6 3 9, ये नहीं हो सकता। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, ये नहीं हो सकता। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये भी नहीं हो सकता। 18 दूनी 36, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाता है? 44। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ये पूछा है इसने। तो डिफरेंस ही देखें ना, ऐसा ऐसा तो कुछ खास नहीं दिख रहा इसमें। तो डिफरेंस कितना है? 15 का। इसमें कितने का? 30 का। इसमें कितने का? 8 4 12 45 का। इजी सा दिख गया है, तो 15 15 15 का डिफरेंस आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें कितने का है? 12 6 60 का। 15 30 45 60, 15 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो आगे 75 का डिफरेंस होगा। तो इसमें 75 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, 9 9 7 16, 260। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लें, हिंदी में देख लेते हैं। वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? विशिष्ट गंध के लिए आई थिंक सल्फर जाना जाता है ना, सल्फर में गंध आती है। ये तो शायद पीवाईक्यू में भी, और आई थिंक लाइब्रेरी में, जब लाइब्रेरी कह रहा हूँ, लेबोरेटरी में सल्फर में से ही गंध आती है आई थिंक। पीवाईक्यू का भी ऑलरेडी है क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखते हैं। एक परमाणु कह रहा हूँ एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड डैश का होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यार इसको देखते हैं आराम से, है ना? क्या पता आगे क्वेश्चन हो जो छूट जाए, फिर बेफिजूल में टाइम खराब हो। भाई यार ये क्या दे देते हैं इसमें? चतुर्भुज गिनने हैं भाई हमें, तो टाइम खराब सबसे ज़्यादा मुझे ये वाले क्वेश्चन लगते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं ना। तो पहले सबसे बड़ा वाला देख लेते हैं, एक हो गया। अब देखें 2 3, नहीं इसको बाद में देखेंगे, बड़े वाले को पहले अंदर से काउंट करते हैं। 1 2 3 बड़ा वाला, 4 5 6, और ये 7, और ये 8, और एक ये 9। ठीक है, 9 हो गया। ये 10 11 12 13, और ये 14, और एक ये 15। ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद ये वाला 16, और एक ये वाला 17, 17 हो गया। हाँ, 18 19 20 21 22, और एक ये 23, और एक ये बड़ा वाला 24। तो आई थिंक 24 ही हाईएस्ट दिख रहा है इसमें। बाकी एक और बार चेक करके देखते हैं ना। 1 2 बड़ा वाला 3 4 5 6 7 8 बड़ा वाला 9 10 11 12 13 14 बड़ा वाला 15 16 17 18 19 20 21, एक ये वाला था 22, एक ये वाला था 23, एक बड़ा वाला 24। आई थिंक 24 ही दिख रहे हैं मेरे को। अब भाई हो सकता है गलत हो जाए काउंटिंग फिगर्स में, तो इनकी कोई मैंने ट्रिक वगैरह तो याद की हुई नहीं है, ऐसे ही गिन लेता हूँ मैं। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है भाई 10 न्यूटन। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, पीवाईक्यू में ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 10 न्यूटन होता है। चलिए, ये क्या है? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, जो ये गेट खुला है तो यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये वाला जो गेट है ये बंद है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही चीज़ आपको देखनी है। चलिए, अब के से ई की तरफ जाने का प्रयास करना है। ठीक है, के से वाई की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वाई से एस की तरफ जा सकते हैं, गेट खुल रहा है, जा सकते हैं। एस से ई की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं। बट ये कंक्लूजन गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब
ऐसे जाना है मेरे को, तो कम से कम किसी एक के नीचे बार नहीं होना चाहिए। जो नीचे ये लिखा हुआ है ना, ये बार, ये बार, ये बार, के से ई तक जा रहा हूँ ना, तो हर एक के नीचे बार है, लेकिन इसमें तो बार नहीं है। तो इट मीन्स कि कम से कम एक के नीचे बार नहीं होना चाहिए। अगर आपने इनइक्वालिटी को अच्छे से किया हुआ है तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे बार ना होना इसके नीचे, तो इसके रास्ते में कम से कम एक जगह पे बार नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब जगह बार हो, एक जगह पे नहीं है ना, तो ये ठीक हो जाता। बट यहाँ पे सब जगह बार है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बराबर भी तो हो सकता है के और ई। ठीक है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब ई बराबर के, तो ई और के बीच में ई से के की तरफ जाएंगे, लेकिन बराबर होना चाहिए सब जगह पे। बट ई से तो एस की तरफ ही नहीं जा सकते, गेट बंद है ना, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों गलत, दोनों गलत, दोनों गलत, ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ईदर और का केस, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब ईदर और का केस भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। ईदर और का केस क्या होता है, या तो एक या तो दो सही, या तो एक या दो सही। इसमें क्या होता है इनइक्वालिटी में, पहली शर्त, इसमें तीन शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए प्रथम दृष्टया। ठीक है, अगर आप पहली बार में देखें तो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, जो कि हमने शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे भी के और ई है, यहाँ पे भी के और ई है, बिल्कुल दूसरी वाली शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी जो शर्त होती है वो होती है भाई, एक बॉक्स होता है, इसको हम ऐसे कहें कि बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसके साथ इक्वल टू, इसके साथ ये, इनका एक पेयर होना चाहिए। इसका या तो एक पेयर ये, या तो एक पेयर ये, या तो एक पेयर ये, या तो एक पेयर ये। मतलब इक्वल टू के साइन के साथ कोई ना कोई इनमें से एक साइन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। जब ये तीन कंडीशन फॉलो करती हैं तो इसमें ईदर और का केस लगता है। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो आप। ठीक है, इतना ही समय होता है समझाने के लिए, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकते अभी, समय का तकाजा है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा है? ये तो आई थिंक उसमें आया था, उसमें ये शायद उसमें आया था, सीपीओ में आया था आई थिंक, सीपीओ के पीवाईक्यू में आया था, और शायद 22-23 में आया था आई थिंक, क्योंकि उसी वक्त के मैंने देखे थे ना जो क्वेश्चंस थे, उसी में था ये। तो अमोघ वर्ष ने कविराज लिखा था, कविराज, कविराज जो था वो कन्नड़ भाषा में लिखा था। चलिए इंग्लिश, अब हिंदी। मैच करना है, मैच करना है भाई। पोप्टिक अल्सर किससे होता है? डेंगू, डेंगू का तो भाई वायरस होता है, तो बी का ए होना चाहिए, एक होना चाहिए। हाथी का पैर बता नहीं, मलेरिया, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। इसको थोड़ा सा नीचे करें और ऑप्शंस चेक करें। मलेरिया का प्रोटोजोआ देखो, एक ही ऑप्शन में डी का सेकंड से मिलान है, देख रहे हो आप? अगर आपको ये भी पता होता ना कि मलेरिया का जो है रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, तो भी आप इसको सही कर जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और बी से भी अगर आपको डेंगू का पता है कि वायरस होता है, तो भी आप सही कर जाते हैं, बी का एक ही है, एक। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का कोई मतलब जो है वो साइन है एक। तो 65 के बाद क्या है? ए का मतलब क्या है भाई? ए का मतलब है प्लस। 39, 39 के बाद क्या है? डी का मतलब क्या है? डिवाइड। ट्री, ट्री के बाद क्या है? एफ का मतलब क्या है? माइनस। 23, सी का मतलब क्या है? इनटू टू। चलिए करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया? तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, पहले डिवाइड करते हैं ना बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो 65 प्लस 13 माइनस, अब फिर इंटू करते हैं, तो 23 दूनी 46। तो ये कितना हो गया? हम्म, कितना हो गया? इनको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 76 में से 46 गया, कितना बचा? एक सेकंड, यही होगा ना? तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा फिर? जीरो यूनिट डिजिट। 5 और 3 8 होगा, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, क्या बात है। मैं भी चीता होता जा रहा हूँ, धीरे धीरे चीता बनता जा रहा हूँ मैं भी, गधा बनता जा रहा हूँ, चीता नहीं। 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 3, तो 32 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 42 भी है भाई, ध्यान से चेक कर लेना एक बार और इसको। 46, 56, 66, 76, 30। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 को दो अलग अलग वास्तविक हल हैं, के का मान ज्ञात करें। आई थिंक ये पहले भी मॉक में आ गया ना ये वाला, तो पिछले एक दो मॉक में भी आया था। जब हम दो अलग अलग वास्तविक हल देखते हैं तो इस स्थिति में डी जो है वो बड़ा होता है 0 से, जहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है?
b² माइनस 4ac, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, और आपको पता है जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो इसमें b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4, ए का यहाँ पे मल्टीपल, ए क्या है, एक है ना, एक x² है तो ए एक है, इंटू एक, इंटू सी क्या है, सी है k। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ये क्या आ गया, k² माइनस 4k। ठीक है, ये तो आ गया, बिल्कुल ये आ गया, ये बड़ा होना चाहिए 0 से। तो इसने बोला है के का मान क्या हो सकता है, तो अगर भाई ये 0 से बड़ा रहना चाहिए तो इसकी प्लस में वैल्यू आनी चाहिए पहली बात तो, है ना। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, b² माइनस 4ac, तो अगर मैं पहले इसमें के कॉमन ले लूं, क्या के को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, के माइनस 4 ऐसे लिख देता हूँ, 0, है ना। अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो के की वैल्यू क्या रखूँ कि 0 से बड़ा है, तो पहली बात तो 4 से बड़ा होना चाहिए के को। अगर के को 4 से बड़ा रखूंगा तभी तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। अगर मैंने यहाँ पे 4 से बड़ा रखा, मान लो 5, 5 में 4 गया 1, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू 5, तो 5 एकम 5, ये 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 से कम रखता हूँ, मान लो 3 रख दिया, यहाँ पे भी 3 रख दिया, तो यहाँ -1 बनेगा, यहाँ 3, ये -3 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है -3। तो पहली चीज़ तो ये कि 0 से जो के है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो के जो 4 से बड़ा है, यहाँ पे भी है के, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब इसमें ये देखना है कि के से बड़ा 0, 0 जो है वो के से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में हो सकता है। तो 0 अगर के से बड़ा है तो के की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। अगर मैं के की वैल्यू माइनस में रख देता हूँ, मान लो -1 रख दी, तो यहाँ पे भी -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 1, तो प्लस क्या आएगा आंसर, बिल्कुल सही। अगर आंसर प्लस का आया तो भी वो 0 से बड़ा है, तो ये वाला भी ठीक है, या तो के 0 से बड़ा हो या फिर के 4 से बड़ा हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, ढीले ढीले, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं तेजी से। दो स्पर्श रेखाओं टीपी और टीक्यू को बाहरी बिंदु टी से केंद्र ओ के साथ वृत्त का निर्माण किया गया है, जहां पी और क्यू वृत्त की परिधि पर बिंदु हैं। पी और क्यू वृत्त की परिधि पर है, तो एक बार वृत्त बनाते हैं। पी और क्यू वृत्त की उसमें है, परिधि पर है, टी पी और टी क्यू। बिंदु टी से बाहरी बिंदु कोई टी है, कोई टी बाहरी बिंदु है, टी के टी से केंद्र ओ के साथ वृत्त का निर्माण किया गया है, जहाँ पी और क्यू वृत्त की परिधि पर हैं। पी और क्यू मान, अच्छा स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ठीक है। तो ये पी है, यहाँ पे एक क्यू है, और ये स्पर्श रेखाएं, ये ऐसे ऐसे करके मिला दिया, और ये क्या बन गया, स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है, ये भाई मिली हुई है, इससे थोड़ा मार कर ऐसे, ये ध्यान रखना। ये केंद्र क्या है इसका, ओ, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, आपको पता है ये 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखना है ना। स्पर्श रेखाओं से बनने वाला ये 90 डिग्री का कौन होता है। बोला गया इसने पी टी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री बोल दिया, और क्या बोल रहा है, टी ओ क्यू यानी इसको मिला दो भाई, टी ओ क्यू ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो भाई इसका कलर बदल देता हूँ। आपको पता है ये वाले जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल, ये हाफ हाफ हो जाते हैं, ये भी, ये इसके बराबर होता है, ये भी इसके बराबर होता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब दूसरी चीज़ देखो, ये एक चतुर्भुज बन गया, एक ये वाला एंगल हो गया इसमें, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये और एक ये। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, तो इसका वैल्यू निकाल दूंगा मैं, 9, ये 90, ये 90, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो 230 हो गया इनका तीन कोणों का योग। चारों का होता है 360, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 3 1, ये जो 130 हो गया पूरा। हमें पता है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो 65 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। क्या पूछा, टी ओ क्यू पूछा है ना, टी ओ क्यू, अच्छा नहीं, चल हाँ ठीक है, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो, अब हिंदी में देखते हैं। एक धनराशि को ए बी सी डी को इस अनुपात में वितरित किया गया, यदि सी को बी से 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सी कहाँ पे है, इस सी तीसरे नंबर का है, और डी ये रहा, सी और डी, हाँ ठीक है। सी को बी से, बी और सी का बोला है ना, सी को बी से 500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, बी से 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है इसको, और ए की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500।
पूछा है डी को कितना प्राप्त हुआ, डी को भाई 10 यूनिट प्राप्त हुआ, तो इंटू 10 करना पड़ेगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, 10 यूनिट की 5000, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। बहुत टाइम हो गया भाई, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे, टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया यार हमने। रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा? ये तो 2 साल में होता है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई। 10% CI है, ठीक है, तो पहले साल 10 रुपये मिलेगा, मान लो मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है, पहले साल 10% मिलेगा ब्याज, या फिर ऐसे करो 10% है ना, CI कैसे निकालते हो, 10 से 11 हो जाएगी चीज़। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, मतलब 10 से 11। फिर अगले साल भी 10 से 11 हो जाएगी, तो ये 100 से कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी ना। तो एक 21% ब्याज जो वो 2 साल में बनता है। ये तो वैसे भी बेसिक सी चीज़ है, आपको याद ही होनी चाहिए। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा का पता लगाया जाता है भाई आपका गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहते हो तो देख लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? सितार में भाई ये तो पता नहीं, लेकिन ध्वनि में परिवर्तित होगी ना, आई थिंक। तो मेरे हिसाब से तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं सितार में, एंड एंड में तो ध्वनि ही होती है ना उत्पन्न। तो हो सकता है गलत हो, बट मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। चलिए इंग्लिश में देख लें, हिंदी में देख लें। चित्रकार, वकील और गायक, एक ही व्यक्ति तीनों चीज हो सकता है क्या? चित्रकार, वकील और गायक तीनों चीज एक व्यक्ति हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और जहाँ पे तीनों, एक व्यक्ति इन तीनों चीजों को फॉलो कर सके, हो सके, वहां पे ये वाला डायग्राम होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। चलिए इंग्लिश में देखें इसको, अब हिंदी में देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? नहीं पता भाई इसके बारे में, आगे बढ़े, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। 12 से विभाजित करने करते हैं तो शेषफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, सबको 12 से विभाजित कर दो, एक एक को, सबको 12 से विभाजित करेंगे, शेषफल लिख लेंगे। इसको मैंने 12 से विभाजित किया, 12 एकम 12, 2 बचा, 12 एकम 12, 10 बचा, 12 अट्ठे 96, 5 बचा, ठीक है, 5 रिमाइंडर बचा यहाँ पे। इसमें कितना बचेगा, ये 2 ज़्यादा है तो 7 बचेगा, ये इससे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 9 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। अब इस रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करके 12 से करना है आपको विभाजित, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 पंजे 35, और 35 × 9 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, और 4 31, ठीक है। तो 12 से भाजित करो इसको, 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24, 6 7, 12 6 72, और 3 रिमाइंडर बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। जल्दी जल्दी से चलते हैं भाई। हम्म, मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, ये वाला, हाँ। चलिए ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले से पहला फिर पहले से लास्ट देखें। MnO+2, ECDE -2, TUV YZALMN, एक बार +2 एक बार -2, एक बार +2 एक बार -2, RST, तो T आ गया, E में -2 करेंगे तो क्या आएगा, BCDE, C आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी W, वैसे W आएगा बट देख लो, +2 -2 +2 -2, तो S में -2 करेंगे तो क्या आएगा, QRS, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। +2 -2 प्लस माइनस प्लस, DEF, तो F तो हमें दिख ही नहीं रहा कहाँ पे, EFG, सॉरी सॉरी, प्लस आएगा ना, EFG +2 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। इसको ये लिखा जाता है तो प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा? देखिए पहले से पहले का लिंक और फिर पहले से लास्ट का, तो पहले से पहले का M को 4 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि M होता है 13, तो प्लस करके लिख सकते हैं। I 9 होता है 9, N 14 होता है, 14 को 5 लिख सकते हैं बिल्कुल, I को 9, A को 1, T को 2, U को 3, TU, 2 और 1 3 बिल्कुल, R का 18, 8 और 1 9, 5 बिल्कुल सही है। उनकी जो प्लेस वैल्यू है, अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो P क्या होता है 16, तो 16 को 6 और 1 7 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। R क्या होता है 18, तो 8 और 1 9 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, ये वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद ये क्या है, आई को भी 9 लिखेंगे, तो 9 के बाद 9, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो भाई और फिर हिंदी में देखते हैं।
क्या बोल रहा है, किन्हीं दो चिन्हों को बदलना है, दो साइन को बदलना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि डिवाइड को देखो कि अगर मैं डिवाइड, जहाँ पे डिवाइड है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो पा रहा है या नहीं, वहाँ पे देखो। जैसे डिवाइड को माइनस की जगह पे लगाना है, तो अगर माइनस की जगह पे डिवाइड लगा देता हूँ, ये कंप्लीटली हो पाएगा क्या? नहीं। तो मैं इसको करूँगा ही नहीं, पुट ही नहीं करूँगा। अब जैसे प्लस और माइनस, प्लस माइनस को हटा दूँ, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो अब डिवाइड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। तो मैं सेकंड वाले को लगा के देखूंगा। प्लस की जगह माइनस 33, -4 इंटू 3 × 7 = 21, और माइनस की जगह प्लस। तो ये कितना हो गया? 7 × 28 +17 33 माइनस। तो 122 तो ये नहीं ही आएगा, तो भाई दूसरा भी नहीं बनेगा। तीसरा देखें, प्लस और इंटू, प्लस और इंटू को चेंज करेंगे, हो जाएगा डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा। तो 33 × 4 +3 × 7 = 21 -17, 3 × 4 = 12 और 1 13 +7 -17, 7 में से 17 गया -10, 132 में से 10 गया 122, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियां खरीदता है, उनमें से 20 क्षतिग्रस्त, मतलब टूटी फूटी हो गई होंगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी का की 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कीमत क्या होनी चाहिए कि वह पूरे लेन देन पर 35% का लाभ अर्जित कर सके? जो क्षतिग्रस्त कुर्सियां हैं, इनको सामान्य कुर्सी की 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है, और लाभ उसको 35% का चाहिए। तो ओवरऑल 35% का लाभ चाहिए, तो 50,000 पर 35% का लाभ चाहिए उसे। तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 35 पंजे कितना एंड में? 2 0, 35 पंजे, 5 पंजे 25, 2 5 या 15 और 2 17, 17,500 का लाभ चाहिए। तो उसको टोटल कितने में बेचना है भाई? 67500, 67500, 67500। सामान्य कुर्सी की 3/4 पर बेच रहा है। तो अगर हम माने कि एक कुर्सी को वो x रुपए में बेच रहा है, मान लिया हमने कि वो एक कुर्सी को x रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो वो 30 कुर्सियां तो ठीक है, 20 खराब है, तो 30 कुर्सियों को वो 30x में बेचेगा, बिल्कुल। प्लस 20 कुर्सियों को वो 20 कुर्सियों को वो 20 इंटू एक्स के, यानी सामान्य कीमत के 3/4 पे बेचेगा, है ना। तो कुल मिला के उसको बिकना कितने में? इतने रुपए में बेचना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30x प्लस, ये कितना हो गया? 20 3x, तो ये 4 पंजे 20, 5 या 15x, तो ये होगा 40 45x। तो अपॉन में 45 यहाँ भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 45 को 9 से काट दें, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 4 9 पंजे 45, 5 और 5 एकम 5 पंजे 25, 1500। तो सामान्य कीमत है 1500। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इंग्लिश, हिंदी। कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित है? गोल गुम्बज, तो भाई ये गोल गुम्बज ही तो है शायद कर्नाटक में। चार मीनार हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, बिल्कुल सही। इंग्लिश, हिंदी। समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। भाई ये देखो, समचतुर्भुज का क्वेश्चन कल भी आया था, अब भी आ गया। समचतुर्भुज ये होता है, ये इसके विकर्ण होते हैं। परिमाप 100 सेंटीमीटर है भाई, चारों भुजाएं इसके बराबर होती हैं। तो एक भुजा 25 सेंटीमीटर की हो जाएगी ना। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग अगर 100 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा इसकी 25 सेंटीमीटर होगी। एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर का है। विकर्ण की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं ना, वो बराबर बराबर ऐसे कटते हैं आपस में। अगर एक विकर्ण 14 का है, मान लो ये वाला विकर्ण इसका 14 का है, तो ये 7 और ये भी 7, ठीक है। और ये वाली एक साइड 25 की है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अगर 7 है, ये 25 है, ये विकर्ण हो गया ना इसका, समकोण के सामने विकर्ण होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, -7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो गया? 9 6, और 11 में से 4 गया 7, और ये 576 किसका स्क्वायर होता है भाई? 24 का। तो ये वाली जो भुजा है, ये 24 आ गई, है ना। और विकर्ण में क्या होता है? ये वाला भी 24 हो जाएगा, इधर वाला भी, है ना, आधा आधा बढ़ता है। दिख नहीं पा रहा होगा आपको ये, कोई नहीं, बट आप समझ रहे होंगे ना। ये 24 है, तो इधर वाला हिस्सा भी 24 हो जाएगा। तो ये पूछा गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना, ये तो होता है। तो D1 कितना है? 7 और 7 14, और D2 कितना है? 24 दूनी 48।
तो इसको इससे काटे तो 7 बचा, 48 × 7, तो 7 × 8 = 56, 35 और 5, 7 × 4 = 28 और 5 30 और 3 33, 336, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, क्या बोल रहा है। इनमें डायरेक्ट लास्ट में पढ़ो पहले, कितने चिकित्सक भारतीय हैं लेकिन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। देखो चिकित्सक जो है वर्ग है, ये वर्ग जो है वो चिकित्सक है। त्रिभुज टेनिस खिलाड़ी है, तो त्रिभुज टेनिस खिलाड़ी है और आयत भारतीय है। इसने बोला है कितने चिकित्सक भारतीय हैं, चिकित्सक भारतीय हैं लेकिन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, टेनिस खिलाड़ी है त्रिभुज। तो त्रिभुज छोड़ के बाकी दोनों से क्रॉस होना चाहिए, तो 9 है। देख रहे हो आप, ये 9 जो है इन दोनों को इन दोनों में क्या कर रहा है, कॉमन हो रहा है त्रिभुज को हटा के, तो 9 होंगे ये लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, हिंदी में, इंग्लिश में क्या ही देखना था इसको भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/2, माइनस 3 3 9 1 10/3, तो 9 3 27, माइनस 10 दूनी 20/6, तो कितना हो गया 7/6। ये आ गया 7/6। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7/18। ठीक है, और इसको इसको खोलें, 3 दूनी 6 2 8/3 माइनस 7/18। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी 6 बना दूं, इंटू 6 18 बना दूं, तो कितना हो जाएगा, नीचे 18, ये 48, 48 में से 7 गया 41/18, बिल्कुल ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 12 और 13/3, तो 13/3 डिवाइडेड बाय 41/18। तो डिवाइड जो होता है इसको हम इंटू लिख सकते हैं और इसको उल्टा करके लिख देंगे 18/41। ठीक है, डिवाइड को उल्टा कर देते हैं ना, तो 3 × 18, 13 × 78, 78/41, तो एक में 41, तो ऑप्शन में नीचे और तो दिख ही नहीं रहा 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, सर्कुलेशन वगैरह क्या रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का। कोशिकाएं, रसांकुर, शिराएं, धमनियां। कोशिकाएं, रसांकुर क्या होता है भाई, विल्ली। आई थिंक कोशिकाएं थोड़ी परिसंचरण करती हैं, तो शायद मेरे हिसाब से तो मैं इसको लगा रहा हूँ, है ना, बट आई एम नॉट श्योर। इंग्लिश में देख लें इसको, अब हिंदी में देख लें। ए को किसी व्यवसाय में बी की तुलना में 2 गुना लाभ मिला। अगर ए को 1 रुपये लाभ मिला तो बी को, सॉरी बी को अगर 1 रुपये मिला तो ए को बी से दुगना मिला, है ना। ए को किसी व्यवसाय में बी की तुलना में 2 गुना लाभ मिला, अगर बी को 1 मिला तो ए को 2 मिला। ए और बी ने क्रमशः इतने और इतने रुपए का निवेश किया। ए और बी ने अपनी राशि का निवेश करने वाले वर्षों की संख्या का अनुपात बताना है, मतलब कितने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। ए ने इतने किए, बी ने इतने किए, लेकिन कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो भाई मैं मान लेता हूँ ए ने जो है 3200 गुना ए समय के लिए इन्वेस्ट किए, तो इतने इन्वेस्ट कर दिए टोटल। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2800 रुपये, और कितने समय के लिए, 20 समय के लिए। तो इनका रेशियो जो है इनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर प्रॉफिट के रेशियो क्या होता है। तो ये क्या होगा, 2/1। तो ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, ये जो नीचे का है ना मामला उठ के इधर आ जाएगा, तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, तो 28 दूनी 56, 100 बी, है ना। तो ये नीचे से कट गया, अब इसका कलर बदल देता हूँ। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, और यहाँ पे 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। तो ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की 4 आ गई, तो 7:4, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, क्या बोल रहा है। निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, तो इनमें देखना है बेजोड़ का कौन सा है, बेजोड़ का कौन सा इसमें दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, इसके अंदर सर्कल है, बाकी सबके अंदर जो है वो आकृतियां हैं भुजाओं वाली। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। इसमें क्या बोल रहा है भाई, 2p+1, ये बराबर ये दे रखा है। तो देखो भाई इसमें क्या कर सकते हो, 3/5 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो 3/5 का स्क्वायर है ये, है ना, ये 3/5 का स्क्वायर है ना, और इसकी पावर कितनी, 8 है। समझ पा रहे हो, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, तो यानी इनका स्क्वायर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है, तो ये कितना हो गया, 3/5 की पावर 16 इंटू 3/5 की पावर -3। अब जब इंटू में सेम को इंटू करते हैं तो पावर्स क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 16 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, प्लस का 13, बिल्कुल ठीक है। तो 3/5 की पावर ये बराबर 3/5 की पावर 13 आ गया यहाँ पे, है ना। तो जब बेस सेम होता है
तो पावर्स बराबर होनी चाहिए। तो ये 3p माइनस 2 बराबर 13 होना चाहिए। ये 2 इधर आ गया तो ये +2 हो गया, यहाँ से खत्म, ये 15 हो गया। ये 3 इधर जाएगा 15 के नीचे, तो 3 पंजे 15, तो p की वैल्यू आ गई 5। तो 5 दूनी 10 और 11, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। यौगिक CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये तो सब मतलब ये तो इजी सा है, ठीक है। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा। ये तो शायद अभी मॉक में आया था, बट यार थोड़ा सा टाइम का स्केड्यूल ऐसा रहता है ना कि मॉक का भी एनालिसिस मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने देखा नहीं, बट ये मॉक में आया था पिछले किसी एक मॉक में। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते हैं, धारा की गति बतानी है। देखो इस स्थिति में आपको पता है, देखो जो नाव की चाल होती है वो होती है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की क्या होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। 144 किलोमीटर की दूरी को वो 12 घंटे में तय कर रहा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड जो होती है वो धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या होता है, x माइनस वाई होता है। नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितना टाइम ले रहा है, ये 12 घंटे ले रहा है। और यहाँ पे सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है जब वो धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई से ट्रेवल कर रहा है वो, और कितना टाइम ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो अब भाई क्या बोल रहा है कि धारा की गति, इनकी गति बतानी है। इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, ये इधर चला जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी बड़ी बड़ी और उसको सॉल्व करते रह जाओगे आप, टाइम लगेगा उसमें, बराबर बराबर काटना पड़ेगा, एक्स को या वाई को इक्वल बनाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, है ना, समझ लो। ये एक्स और वाई इधर चला गया मान लो, तो 12x माइनस 12y हो गया। फिर ये 9x प्लस 9y हो गया, तो 9x और 12x को बराबर बनाने के लिए 36x बनाना पड़ेगा, टाइम लगता है। मैं इसमें क्या करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये XY है, मैं इससे 144 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है। तो अगर मैं XY को इधर ले जाऊँ, x माइनस वाई को मैंने इधर ले गया, उस 12 को मैं नीचे ले आया, तो जब मैं इसे 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी इसके नीचे 12 आना चाहिए। तो x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 12 आनी चाहिए, ठीक है। कलर बदल दें क्या, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इसके नीचे 9 ले आऊँगा, एक्स प्लस वाई को यहाँ ले गया मैं, इसके नीचे 9 ले आया, तो ये 9 एकम 9 और 5 9 6 54, तो x प्लस वाई की वैल्यू 9 आनी चाहिए, है ना। ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ माइनस वाई से प्लस वाई कट गया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे 16 आना चाहिए ना यहाँ पे तो, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू 16 आनी चाहिए, क्योंकि 16 से डिवाइड करूंगा इसको जब भी तो 9 आएगा, बिल्कुल। इसको 12 से करूंगा जब भी 12 आएगा। तो जब मैं इसको माइनस से माइनस काट दिया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अगर x की वैल्यू 14 है तो मुझे बताना है क्या, धारा की, यानी कि y की चाल y की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 14 रख देता हूँ, तो 14 में से 2 माइनस करूंगा जब भी तो 12 आएगा। यहाँ पे 14 में 2 प्लस करूंगा तभी तो 16 आएगा। तो 2 हो गई इसकी धारा की चाल, ठीक है जी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो। ADG, ABCDEFGHIJ, तो अब यहाँ +3 हो रहा है तो J आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। Z से WXYZ, -3 हो रहा है तो वापस में इधर से जाके देखता हूँ TUVWXYZ, ठीक है। तो T -3 होगा तो Q आएगा, QRST, तो Q आना चाहिए एंड में, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, सिंपल। नंबर्स को चेक करने की भी जरूरत नहीं है अब। इंग्लिश में देखो और फिर हिंदी में देखो। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया भाई। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करते हुए जो उससे 1250 मीटर आगे है, देखो ये पुलिस है, यहाँ ये चोर है, ये इससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर इतने इतने की स्पीड से दौड़ते हैं, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है। देखो दोनों भाग रहे हैं, पुलिस इसको यहाँ से पकड़ेगी, तो जब मीटिंग टाइम सेम होता है ना, इस स्थिति में इनका जो स्पीड का रेशियो होता है, इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा ना पी और सी की, वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 10 और 8। पुलिस की स्पीड 10 है और चोर की स्पीड कितनी है, 8। ये चोर की स्पीड है, थीप नहीं लिख रहा, सी लिख रहा हूँ, चोर, ठीक है। तो इनका जो स्पीड का रेशियो है ना, ये स्पीड का रेशियो, यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। पुलिस अगर 10 चल रही है तो चोर 8 चलेगा, ठीक है। तो पुलिस कितना ज़्यादा चल रही है,
इनके बीच में गैप 1250 का है ना, तो पुलिस को दो ज़्यादा चलना पड़ रहा है। अगर इसको और काट दो, लो, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो चौक 8। तो पुलिस चोर से 1 यूनिट ज़्यादा चल रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे कितनी रखी है, 1250। और निकालना क्या है, चोर ने कितनी दूरी तय की है, तो चोर 4 यूनिट चल रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 4, तो 400, एक 500, तो 5000 मीटर, तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, देखते ही कर दोगे आप इनको, अगर आपको समझ में आ गया ना। स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वॉयसरॉय कौन था? असहयोग आंदोलन के समय शुरुआत में कौन था? चेम्सफोर्ड, 1920-21 की बात। चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखते हैं। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? इंद्राणी रहमान, दो नृत्य दे रखे हैं, क्या पता दोनों से ही हो, इसलिए ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो, नहीं तो एक ही देना चाहिए ना इनको। इसको सूखा तुक्का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, मुझे पता नहीं इनके बारे में, भूल रहा हूँ या फिर देखा होगा तो। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो। एक्स अपॉन में प्लस एक्स, ये क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे? एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। बट यहाँ एक्स और एक्स बराबर हो, तो अगर मैं इसको -2 लिखूँ, अगर मैं इसमें से -2 करूँ, तो इसमें से भी -2 करना पड़ेगा ना मेरे को। अगर मैं इधर वाली इक्वेशन में से -2 करूँ, तो इधर में से भी -2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x-2 प्लस 1 अपॉन में x-2 बराबर कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6। ये लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ये पूरा x हो गया, ये भी x हो गया। तो x प्लस 1 अपॉन में x बराबर 6 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। तो ये आपको पता है, ए स्क्वायर -2 होता है, तो 6 6 36 -2, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था बस इसमें आपको। इंग्लिश में देख लो, अब हिंदी में देख लो। जब जस्ता के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है, जो डैश के साथ जलती है। हम्म, हम्म, किसके साथ जलती है, ऐसा कुछ मिला रहे हैं, क्या पता हरी वाली ज्वाला निकल रही हो। तो इसमें भी मैं सूखा तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। कालानुक्रमिक क्रम बताना है इनका। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, संविधान सभा के लिए चुनाव भी 1946 में हुए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी 1946 में। तो तो भाई इनकी एग्जैक्ट डेट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम याद करें, और इसको ये पता होना चाहिए कि इतना डिटेल में हम याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। चलिए इंग्लिश में देख लें, हिंदी में देखें। कृदंत छिपकली, ये बताना है कौन सा युग्म अन्य से भिन्न, ऑड वन आउट छांटना है। कृदंत छिपकली, कृतंकक, सॉरी कृंतक, क्या बोले जा रहा हूँ, कृंतक, छिपकली, उभयचर, मेंढक, कीट, तो क्रॉकरी कप सही है। कृंतक छिपकली नहीं होती, छिपकली शायद मैमल होती है ना, स्तनधारी होती है ना, आई थिंक। ये वाला गलत होगा, बाकी तीनों तो सही लग रहे हैं। चलिए इंग्लिश में देखें इसको, फिर हिंदी में देखें इसको। क्या बोल रहा है भाई, इसकी वैल्यू बतानी है और ये चीज़ें दे रखी है। तो भाई 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 इन क्वेश्चंस में मैं देखूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगा के कोशिश करता हूँ, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² -2ab। तो इसमें A² प्लस B² निकल जाएगा, इसमें B² प्लस C², इसमें C² प्लस A²। ए 2 बार आ गया स्क्वायर, बी 2 बार स्क्वायर आ जाएगा, सी 2 बार स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C², ये 2 2 बार आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, प्लस, नहीं नहीं, माइनस माइनस, प्लस नहीं, माइनस है ना, ये -2ab आएगा सब में। तो -2ab प्लस BC प्लस CA, ऐसी तो होगा इसमें, सब में AB BC CA बचेगा ना इसमें, -2ab सभी में बचेगा ना। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो एक ही A² प्लस B² प्लस C² मुझे दे रखा है, ये मुझे निकालना ये है, AB प्लस BC प्लस CA निकालना है मेरे को। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं A प्लस B प्लस C का स्क्वायर करता हूँ, देखो कलर बदल के करता हूँ, ठीक है, टाइम बहुत कम है बट करते हैं इसको तेजी से। A² प्लस B² प्लस C², मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA, है ना। यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी। बराबर ये 10 दे रखा है, तो बराबर इसका स्क्वायर कितना हो गया, 100, है ना। तो ये चीज़ मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38।
तो अगर मैं यहाँ पे 38 रख दूँ तो 38 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 38 माइनस हुआ तो कितना बचा, 62। तो इसकी वैल्यू 62 आ गई, मुझे यहाँ पे 62 रखना है बस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 38 दे रखी है। और 38 दूनी कितना हो गया, 40 दूनी 80, 76 हो गया। तो 76 में से 62 गया, कितना बचा, 62। 8 6 14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख सकते हो आप इसको, बाकी आप जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, किसी धारावाही चालक को डैश रखने पर कोई बल नहीं लगता। धारावाही चालक को डैश रखने पर कोई बल नहीं लगता। चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर, लंबवत, समांतर, अंदर। इसका नहीं पता भाई, आगे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हो सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वोल्टता को एक वोल्टता स्तर से दूसरे में आसानी से कुशलता पूर्वक परिवर्तित करने के लिए, वोल्टता को दूसरे वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इंग्लिश में देख लें इसको, हिंदी में देख लें। ग्रीष्म अयनांत जो होता है भाई, वो वाली तारीख होती है जब सूरज की जो किरणें होती हैं वो एकदम उस पे भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती हैं। सॉरी, हाँ, मतलब सबसे लंबा जो दिन होता है ना, 21 जून वाला, उसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। 4 व्यक्ति और 6 लड़के हैं, तो 4 व्यक्ति वी से बता देता हूँ, और 6 लड़के तो 6L। किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो ये 8 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। और 6 व्यक्ति बराबर 6 व्यक्ति प्लस 4 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ हो जाती है। अब इसमें देखो, 8 चौक 32 वी प्लस 8 6 48 L बराबर 16, सॉरी 6 7 42 वी प्लस 7 चौक 28 L, ये हो गया। तो इसमें ये 32 वी इधर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 वी बचेगा, और ये 28 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 20L बचेगा। तो ये 0 से 0 खत्म। तो L की एफिशिएंसी आ गई 1, वी की आ गई 2। अब कलर बदलते हैं जल्दी से। तो L की एफिशिएंसी 1, वी की 2, तो यहाँ पे रख दो L की एफिशिएंसी 1, वी की 2। तो 4 दूनी 8 और 6 14, 14 8 100। यहाँ पे कितना आ गया था, और कितना आया था, एक और एक है ना, हाँ, ये 1 और 2, 2 4 दूनी 8 और 6 14। तो ये आ गया 14 × 8, तो 8 चौक 32, और 14 8 112। और क्या पूछ रहा था ये, 5 व्यक्ति और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो काम आ गया टोटल 112। और मुझे कितने लोगों से करवाना है, 5 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति एक काम करता है तो 5 व्यक्ति 5 काम करेंगे, प्लस 4 लड़के। तो कैट यार, क्या कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति 2 काम करता है तो 5 व्यक्ति 10 काम करेंगे, और 4 लड़के, एक लड़का एक काम करता है तो 4 लड़के 4 काम करेंगे, तो इसको 14 से भाग करेंगे, 14 8 112। तो 8 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे लोग मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। स्थिर विद्युत बल एक असंपर्क बल है, यार ये सब आगे देखेंगे ना, मुझे वैसी साइंस पसंद नहीं है, बेफिजूल में बार बार आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं। उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच जो विषमता होती है उसको कहते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। क्या बोला इसने, ए अकेले 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, बी अकेले 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलके, अरे यार क्या पूछ रहे हैं, एक दो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, इनका एल्सियम कितना आ गया, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 6 × 24, टोटल वर्क 24, 4 और 3 7, 24/7, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। आसान सा क्वेश्चन, अब देखो ये आपको पता होगा, लाल बटे कक्का, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ये साइन कॉस टेन होता है। अगर ये कॉट ए बराबर क्या दे रखा है, 12 16 है ना, तो इधर आ गया नीचे, ये 16 हो गया। ठीक है, इसको काट दूँ, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो साइन ए, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। अब देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार दे रखा है 3 और लंब दे रखा है 4, तो 4 × 4 = 16। अब ये कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब है 4, तो 4/5 प्लस कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, तो 3/5 बटे में 4/5 माइनस 3/5। ठीक है,
आधा बटा कर्ण, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 3 7/5 बटे में ये कितना हो गया, 4 में से 3 गया, 1/5, तो 5 से 5 गया 7, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी समझाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किस अनुच्छेद में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना आपको, 338 ए और 338। इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था, 15 जून 1965 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सिंपल कर दो, देखो 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार है, ठीक है, तो 1963 को क्या होगा? 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार है, तो 19 अप्रैल 1963 को क्या होगा? +1 हो जाएगा। अगले साल पे जाने के लिए एक दिन बढ़ जाता है, 63 से 64 पे, ये 63 में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे +1 होगा। 63 से 64 पे, अब देखो 64 जो है ना 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 4 6 24, तो लीप ईयर है तो यहाँ पे 2+ होगा। अब 64 से 65 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 19 अप्रैल पे जा रहे हैं ना, तो 19 अप्रैल से आगे का टाइम है, तो 19 अप्रैल तक यहाँ पे भी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 अप्रैल 1965 तक हम पहुंच चुके हैं, 19 अप्रैल 1965 तक हम पहुंच गए, तो कितने दिन प्लस हो गए यहाँ? +1 +2 +1, तो +4 हो गया, ठीक है। अब 19 अप्रैल से आगे जाना है 15 जून तक, तो अप्रैल में कितने दिन बचे भाई? अप्रैल में कितने दिन बचे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का महीना है, तो ये बचे 11 दिन, 20 और 10 30। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, और जून के कितने दिन है इसमें? 15 दिन। इनको 7 से भाग करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 11 4 15, 15 15 30, 30 और 30 60 और 1 61, 7 से भाग कर कितना आया? 7 8 56, 4 और 1 5। तो भाई 5 रिमाइंडर आया, तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको गुरुवार में। अब देखो पूरा कैलेंडर मैं आपको समझा नहीं सकता ना यहाँ पे, आई होप कि जिसने बेसिक कर रखा है उसको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो बस शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश हिंदी। संख्या डैश, इस संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले 1 दे रखा है, 2 है इसमें, 2 भी है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और कुछ है क्या? 8 संख्या होगी इसमें, 2 4 6 8, 8 ही संख्या है, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में लगा दिया। अब इसने बोला दाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे का योग बताना है, 2 और 7 9, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, अब हिंदी में देखें। हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट, हाइपरमेट्रोपिया, अरे ये तो मुझे भी नहीं पता यार, साइंस वैसी दिमाग खराब करती है। इंग्लिश में हिंदी में देखते हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच चुनाव लड़ा गया, 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो 80% लोगों ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। इस 80% को मैं 100 मान रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो अगर मैं देखूं 2% वोट अवैध हो गए, तो टोटल 90% वैलिड वोट पड़े, है ना, ठीक है। और भाई इसको लिख भी सकता हूँ कि अगर ये किसी का 80% है तो 100% कितना होगा? 4 125। अगर टोटल वोटर 125 थे तो उसमें से 80% ने वोट डाला, ठीक है। 98 वोटर्स थे टोटल जिन्होंने वोट डाला है, वैलिड वोटर्स, ठीक है। ए को इतने वोट प्राप्त हुए जो कि वोट वैध वोटों का 60% है, तो ये वैध वोट है, तो वैध वोटों का 60%, 6/10 कितना है भाई? 9408। अब ये जो 98 है ना, ये तो मैंने माना हुआ है, तो 98x है कुछ ये, ठीक है। अगर मैं इसको 100x मानता हूँ, 98x है ये, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू या फिर x की वैल्यू मान लो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से 10 इधर ले जाऊंगा, इंटू 10 अपॉन में 6 इंटू 98, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें x मान के चलूँ कि 125x माना, उसमें से 80% ये हो गए, उसमें से 2% हटा दिए, तो ये 98% हो गए, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसमें कलर बदल देते हैं, अब काटते हैं इसको जल्दी जल्दी से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अबे यार 2 से क्यों काट दिया मैंने? ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 निम 63, 7 दूनी 14, 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 160। बोला गया वोटों की कुल संख्या, तो टोटल वोट तो ये वाले थे, तो 125, एक्स की वैल्यू 160 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 16 पंजे 80 8,
16 दिन 32 और 8 40, 16 कम 16 4 20, तो 20,000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी। विद्युत विभान विभावांतर की एसआई, अरे यार ये कितनी बार पूछेंगे, वोल्ट होती है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। एक मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 255 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो 5 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है ना, तो 1 वर्ष में 15% है ना, तो 1 वर्ष में 15% है, 1 वर्ष का अंतर है, मतलब 15% की वैल्यू 255 दे रखी है, तो 15% की वैल्यू 255 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 15 कम 15 और 10 इधर गया, 15 सत्ते 105, तो 1700, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और पेंसिल के मूल्य में अंतर बताना है। देखो 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। एक पेंसिल का मूल्य ही आ गया पेंसिल का। 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो 180 रुपये में 24 पेन खरीदे, है ना। तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया भाई, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो क्या पूछा, इनका अंतर पूछा है, तो ये कितना हुआ 3, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। एक एक का मूल्य निकाल के फिर अंतर निकाल दे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो सिंधु नदी के किनारे था भाई मोहनजोदड़ो। आई थिंक आपने मूवी भी देखी होगी ना, ऋतिक रोशन वाली, मोहनजोदारो जो मूवी थी। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में डैश दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभ का अंतर्भाव होता है। विक्षोभ आते हैं ना पश्चिमी दिशा से कहाँ आते हैं, अ, पश्चिम से आते हैं, ये उत्तर पश्चिम में या पूर्व की तरफ। मैदानी इलाकों में डैश दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभ अंतर्भाव होता है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आई थिंक पश्चिम से तो आते हैं तो पता ही है, बट चलिए इंग्लिश में देखें इसको, फिर हिंदी में देखते हैं क्या बोला इसने। 5 घंटियां इतने बजे बजना 9 बजे बजना शुरू करती हैं और इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर से एक समय एक साथ कब बजेंगी ये बताना है। तो भाई वही सेम, इन घंटों को एक साथ बजने के लिए क्या चाहिए, इनका एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं मानूँ 45 एलसीएम है, आप अपने तरीके से निकालना, मैं अपने तरीके से निकालता हूँ इसको एलसीएम को। 9 पंजे 45 हो गया, ये 9 चौक 36 है, तो यहाँ पे 4 नहीं है तो मैंने 4 लगा दिया। 24, 24 इसमें है क्या, इसमें 3 है, 3 3 9, और 3 चौक 12 दूनी 24, 2 नहीं है तो 2 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 18 है क्या इसमें, 9 दूनी 18 है, और 12 है क्या इसमें, 4 3 12 है, तो ये हो गया इनका एलसीएम। ठीक है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और 9 चौक 36, 360, यानी 360 सेकंड के बाद ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो 360 सेकंड मतलब 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद यानी 9 बज के 6 मिनट पे, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। घंटी एक साथ कब बजती हैं उसके लिए निकालना है होता है, तो आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, चलिए इंग्लिश में हिंदी में। कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो चांदी तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती भाई, देखा है ना, बजे बजे धोते हैं तो नहीं करती। तांबा करता है, हरा हरा हो जाता है आई थिंक। लीड, कैल्शियम, आई थिंक कैल्शियम करता है अभिक्रिया। अरे भाई ये तो क्वेश्चन दे दिया, लंबा सा, टाइम कम है। देखें सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति। देखो 7 व्यक्ति हैं, इसके दाएं ओर केवल 2 हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 होंगे यहाँ पे। ये कह रहा है सी के बाएं ओर केवल 2, तो सी यहाँ बैठा होगा, इसके बाएं ओर केवल 2 हैं। डी और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी यहाँ पे है तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठा होगा जी। इनके मध्य 2 व्यक्ति हैं। सी और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, सी 1 2 3, ई यहाँ बैठा होगा। ठीक है, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी के आसपास ए नहीं बैठा, तो ए यहाँ बैठा होगा। बी डी के दाएं बैठा है, तो बी डी के दाएं बैठा है। सबसे दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है भाई, ये भी कुछ पूछने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो भाई, हिंदी में देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, यही होता है ना शायद इसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तो यही होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाइट्रिक अम्ल, ये तो सारे ही सही दिख रहे हैं मेरे को। बाद में देखते हैं इसको यार। प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान नहीं पता। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या
उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। इसको अभी देखते हैं, एक बार आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, इजी क्वेश्चंस ना छूट जाए। सभी बैग किताबें हैं, तो सारे बैग जो हैं ये सभी बैग किताबें हैं। सभी किताबें कॉपी हैं, तो सारी किताबें जो हैं ये कॉपी हैं। कोई पेन कॉपी नहीं है, तो पेन जो है वो कॉपी नहीं है, कॉपी। कोई पेन कॉपी नहीं है। कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें पेन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कोई बैग पेन नहीं है, कोई बैग पेन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जब कॉपी पेन नहीं है तो कोई भी बैग पेन भी नहीं होगा, तो ये भी दूसरा वाला सही है। कुछ कॉपी बैग हैं, तो कुछ कॉपियाँ बैग हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 कंक्लूजन ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 और 3 कंक्लूजन ठीक है। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, महत्तम समापवर्तक 4 है, तो एलसीएम। अरे यार, एलसीएम बताना है, ये तो सेम क्वेश्चन पिछले मॉक में भी आया था आई थिंक। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डाल दूं तो ये संख्या मेरे को मिल जाएंगी ना। इनमें से मैंने एचसीएफ निकाल रखा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल रखा है, तो ये संख्या हो जाएंगी। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 × 17 × 4, तो 68 की गुणा 11 से 11 × 8 = 88, 11 × 6 = 66, और 2 66 और 4 70 और 4 74, 748 ऑप्शन नंबर। ये कल भी अच्छे से मैंने समझाया था, इसको मॉक में आया हुआ था ऑलरेडी, इंग्लिश में, हिंदी में। दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलिस, तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपको सभी को पता होगा। हिंदी, सॉरी इंग्लिश हिंदी। गोलाकार मेज है भाई, तो गोलाकार मेज है। कितने लोग हैं मेज के चारों ओर? कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 केंद्र के सम्मुख है, ठीक है। पी क्यू के विपरीत है, तो पी जो है वो क्यू के अपोजिट है, ठीक है। क्यू एल के बाएं है, तो एल अगर यहाँ बैठा है तो एल के बाएं क्यू आ गया। ओ एन से अगला नहीं है, ओ जो है वो एन से अगला नहीं है, ठीक है। एन एल के विपरीत बैठा है, तो एन एल के अपोजिट बैठा है। एम के दाएं कौन बैठा है? ओ जो है कहाँ गया? ओ एन से अगला नहीं है, तो ओ यहाँ पे होगा। तो एम के दाएं कौन बैठा है? तो एम यहाँ बैठा होगा। एम के दाएं बैठा है क्यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है ना भूमध्य रेखा, बीच में से क्षैतिज क्षैतिज समान अर्ध भागों में, त्रियक अर्ध भागों में, 2 असमान भाग, असामान्य समान भागों में, ऊर्ध्वाधर समान, और क्षैतिज में बांटती है ना, इसमें देखो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मानवों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? कैल्सिटोनिन जो है वो आई थिंक वो किससे किया जाता है भाई? कैल्सिटोनिन किया जाता है आई थिंक थायराइड से, आई थिंक थायराइड से किया जाता है शायद। पहले अभी मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने छोड़ दिया था, हाँ इसको देखते हैं अभी। ये 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 वाला कौन सा था? अच्छा, तो इसको देखते हैं ना। क्या बोल रहा था इसमें? एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, तो त्रिज्या जो है वो ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। गोले के आयतन के बराबर है। अच्छा, इसका शंकु का जो आयतन है, अगर मैं कहूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो बराबर है वो किसका? गोले का आयतन ना, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो अगर मैं इसमें कलर बदल के आपको देखें तो ये अगर बराबर दे रखा है, देखो पहली बात तो 3 से 3 खत्म, और पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर एच बराबर 4 आर की क्यूब, ठीक है। तो शंकु की आर क्या है? H/3 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं H/3 इंटू H/3 आर स्क्वायर इंटू एच तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। बराबर क्या है ये? 4 इसकी आर की क्यूब के बराबर, गोले की आर की क्यूब के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? एच की क्यूब, यहाँ पे एच की क्यूब आ गया, और ये इधर चला गया 3 3, ये इधर चला गया 9, ठीक है। तो एच की क्यूब बराबर आ गया 9 चौक 36 आर की क्यूब, है ना। तो भाई ये क्या होगा अब? 3 पाई आर स्क्वायर एच 36 आर की क्यूब, रूट में दे रखा है, तो इसकी रूट की वैल्यू देखें तो
दो दूनी 4, निम 36, तो रूट में तो 36 ही रहेगा। अगर एच की क्यूब का देखिए इसमें क्या हो जाएगा। एक मिनट टाइम जा रहा है, बाकी ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं यार, उसको छोड़ के एक बार देखते हैं ना कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं। किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित किया था? आई थिंक थायराइड ही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें जो जो स्किप किए हुए हैं। 3, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। एक मिनट देखें। और भारत की पहल कौन सा क्वेश्चन था? एनएसजी के निदेशक। 68, कैबिनेट मिशन, ये तो बिल्कुल नज़दीक दे रखा है। दूर। सिर्फ विद्युत, हाइपरटोमिया, मैग्नीशियम, ये क्या मेल नहीं खाता? ये तो सारे ही सही दे रखे हैं आई थिंक। 93, 94। एक दो तुक्के मारने पड़ेंगे। 87 हमने करेक्ट, 87 ही हमने किए हैं। तो भाई किस में मारे एक दो तुक्का? आज अटेम्प्ट हमारे कम होते हुए सी लगा देते हैं ना। इसमें कहाँ तक आ रहा था? एच की क्यूब बराबर 36 आर की क्यूब। तो फाइनली टाइम हो गया। लेट्स सी द स्कोर। आज का अटेम्प्ट थोड़ा कम रहा, 84 करेक्ट, और जिसमें से 4 हमारे आंसर गलत हुए और 12 क्वेश्चन स्किप करने पड़े, जो कि मोस्टली जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस थे जिसके बारे में नहीं पता था। तो आज का स्कोर केवल 82.68, ठीक है, जिसमें से 84 करेक्ट है और 4 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।